So hello everyone, this is Dr. Vishal Johari. Right now you are watching MBBS मतलब Johari MBBS और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद पढ़ते हैं वो है अपना बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। सो ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है। पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसमें बायोकेमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी, पहले आप वो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के एमबीबीएस से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है। असली मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं। ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स है, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे, मत लो मेरे कोर्स के जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। अपन ने कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या पढ़ा था, किस तरीके से अपना ग्लूकोज का, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। अपन ने कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था अपन ने किस तरीके से ग्लूकोज जो है वो अपना टूटता है और 2 मॉलिक्यूल क्या देता है, अपना पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल वो देता है। ठीक है, फिर पायरुविक एसिड क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम है और अपना क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है। ये अपन ने पढ़ा था। इन सारी रिएक्शंस में क्या हो रहा था, अपन को कुछ सब्सटेंस मिल रहे थे, जैसे कि अपना NADH मिल रहा था, FAD मिल रहा था। अब ये NADH FAD किस तरीके से अपना ATP के अंदर कन्वर्ट होते हैं, इस चैप्टर के अंदर अपन ये जानेंगे। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो चैप्टर है हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके बिना आपका सेल जिंदा नहीं रह पाता। अगर शुरुआत से अगर अपन बात करें तो अपन लोग किस चीज के बने साहब, अपन लोग किस चीज के बने, आप लोग बोलेंगे सर हम एटम्स के बने। एटम्स के तो बने हो, एटम्स के अलावा बेसिक यूनिट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके हैं, अपन लोग सेल्स के बने। सेल आपस में जुड़ते जाते एक टिश्यू बन जाता है। टिश्यू आपस में जुड़ते जाएंगे, ऑर्गन बन जाएगा। ऑर्गन आपस में काम करते जाएंगे, अपना मल्टी ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा और ह्यूमन बॉडी बन जाएगी। कभी आपने सोचा है कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, एक सेल पे काम। ह्यूमन बॉडी अपने काम करती है सेल पे। अपन लोग जिंदा है किसके वजह से, अपन लोग जिंदा है सेल की वजह से। बहुत सारे सेल मिलके अपना टिश्यू बनाता है। अब इसी बात बनाते हैं एक सेल पे। अब एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है अपना न्यूक्लियस। एम आई क्लियर, ये बेसिक चीज में बता रहा हूं। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर DNA RNA है। न्यूक्लियस से इस प्रकार से अपना निकलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा अपने सेल के अंदर गोल्जी एपरेटस होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने सेल के अंदर प्रेजेंट होती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सेल का पावर हाउस भी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देता है। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना ATP बनता है। ATP कैसे बनाते हैं, अपन अलग अलग प्रोसेस से, अपन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से, फैट के मेटाबॉलिज्म के, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, अलग अलग मेटाबॉलिज्म से अपन बनाते हैं NADH और अपना FAD। NADH और अपना बनाते हैं FAD के मॉलिक्यूल। यही मॉलिक्यूल आगे जाके अपना ATP देने में हेल्प करता है, ATP बनाने में हेल्प करता है। सो किस तरीके से अपने माइटोकॉन्ड्रिया ATP बना रहा है, आज पूरा अपन यही जान। तो यहाँ पे आप देखिए, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया की ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये है आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक होता है इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रेजेंट होती है इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की है इनर साइड में इनर मेम्ब्रेन। एम आई क्लियर, तो माइटोकॉन्ड्रिया की है इनर मेम्ब्रेन। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स के कारण क्या हो रहा है, अपने 2 कंपार्टमेंट्स यहाँ पे एक यहाँ पे कंपार्टमेंट बन रहा है जिसे अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। एम आई क्लियर, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। ये किसका मैट्रिक्स है, ये अपने माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। तो ये अपना होता है मैट्रिक्स, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का ये होता है मैट्रिक्स। एम आई क्लियर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के बाद अपना इनर माइटोकॉन्ड्रिया, अपनी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और अपनी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में भी अपनी एक स्पेस प्रेजेंट होती है। इस स्पेस को अपन बोल देते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
तो ये अपनी एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसे अपन बोल देते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। एम आई क्लियर? इधर एक स्पेस प्रेजेंट होती है उसे अपन बोल देते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये अपनी हो गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब अपन को बनाना है एटीपी। अब एटीपी कैसे बनेंगे? अब अपने इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में अपनी ना एक मशीन प्रेजेंट होती है। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इस तरीके से अपनी एक मशीन प्रेजेंट होती है। उस मशीन को अपन बोल देते हैं एटीपी सिंथेस मशीन। ये एटीपी सिंथेस मशीन क्या करती है? अपना एटीपी बनाने का काम करती है। कभी आपने विंड मिल देखा है? आप साइड में इमेज देख पा रहे हो, एक बड़ा सा विंड मिल जब गोल गोल घूमता है हवा के कारण, तो उससे क्या बनती है? उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, एनर्जी बनती है। साइड में अब आप डैम देख पा रहे हो, वाटर का डैम। वाटर का डैम जब चलता है तो उसके कारण क्या होता है? एनर्जी बनती है। वैसे ही अपने बॉडी के अंदर एक मशीन होती है, अपने सेल के अंदर, सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मशीन है, उसे हम बोल देते हैं एटीपीएस सिंथेस मशीन। ये मशीन क्या करती है? ये मशीन अपना एटीपी बना, आप वीडियो देख पा रहे हो, ये एटीपीएस सिंथेस है। ये क्या है? ये अपनी एक मशीन है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये मशीन गोल गोल घूमती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जब ये मशीन गोल गोल घूमती है तो उसके कारण एटीपी बनती है। तो अपनी एटीपी कब बनती है? जब ना माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेस मशीन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो गोल गोल घूमेगी। अब बात आ जाती है, सर ये मशीन गोल गोल क्यों घूमती है? अब जैसे कि एक विंड मिल होता है, विंड मिल हवा के कारण गोल गोल घूमता है ना। आप साइड में इमेज, आप वीडियो देख पा रहे हो, विंड मिल हवा के कारण गोल गोल घूमता है। अपना क्या होता है? अपना वाटर डैम्स होते हैं, वो पानी के कारण गोल गोल घूमते हैं और डायनामो से एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वैसे ही अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपन क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन। इन पॉजिटिवली चार्ज आयन को अपन बोल देते हैं प्रोटॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन कहां प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं प्रोटॉन्स। अब अपने माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। ये जो कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं ये क्या करते हैं? ये जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयन है ना, प्रोटॉन, इन पॉजिटिवली चार्ज आयन को इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजते हैं। अपना एक ही काम है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज आयन हो। अब ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज आयन अपन को बनाना पड़ता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब इन मैट्रिक्स से प्रोटॉन लेंगे और उसको पंप कर लेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ये सारा काम कौन करता है? अपने कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। ये सारे कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? अपने माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज आयन ज्यादा बनाते हैं। अब यहां पे अगर ज्यादा प्रोटॉन होंगे, अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन अगर अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो उसके कारण क्या होता है? अपना ये जो एटीपीएस सिंथेस वाली मशीन है ना, वो काम करने लगे। वो कैसे काम करती है? ये पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या इस एटीपीएस सिंथेस मशीन के अंदर जाएंगे, और जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज आयन इस एटीपीएस सिंथेस के अंदर जाएंगे, ये एटीपीएस सिंथेस आयन जो है गोल गोल घूमने लगेगा। एटीपीएस सिंथेस मशीन जो है साइड में गोल गोल घूमती जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? अपना एटीपी बनने लगेगी। तो अपना एटीपी कौन बनाता है? एटीपीएस सिंथेस बनाता है। इसको मैं और अच्छे से आपको एक पूरा एक डायग्राम में दिखाता हूं। ये आप देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही डायग्राम है। साइड में आप देख पा रहे हो, बड़ा सा अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर ये भी बताऊंगा यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। ये देखिए आप साइड में, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। एम आई क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो आप देख रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया की ये है अपनी आउटर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो आप देख रहे हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस प्रेजेंट है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है और ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया का नीचे की तरफ मैट्रिक्स प्रेजेंट। तो अपन को क्या करना है? अपन का एक काम होता है, अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कुछ कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। इन कॉम्प्लेक्सेस का काम क्या होता है? अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पॉजिटिवली चार्ज आयन को ज्यादा लाना। ये क्या करते हैं? मैट्रिक्स से पॉजिटिवली चार्ज आयन को उठाते हैं और अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस में फेंक देते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस में क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन ज्यादा आ जाते हैं, प्रोटॉन ज्यादा आ जाते हैं। अब ये प्रोटॉन अगर इसके अंदर ज्यादा हो जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस में अगर प्रोटॉन ज्यादा है और मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम है, तो अपनी ये मशीन काम करती है एटीपी सिंथेस मशीन। ये एटीपी सिंथेस मशीन क्या करती है? अपने प्रोटॉन को, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रोटॉन है इनर माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस में एज कंपेयर टू मैट्रिक्स, तो अपना डिफ्यूजन के जरिए ये सारे प्रोटॉन दोबारा से मैट्रिक्स में जाने लगे। जब ये प्रोटॉन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस से मैट्रिक्स में दोबारा जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो ये अपनी एटीपी सिंथेस मशीन जो है ये गोल गोल घूमेगी। एटीपी सिंथेस मशीन जो है गोल गोल घूमती है। एनिमेशन वीडियो दिखाऊंगा आपको। एटीपी सिंथेस मशीन गोल गोल घूमती है।
इस एटीपी सिंथेस मशीन गोल गोल घूमने के कारण क्या होता है, अपना एक मॉलिक्यूल जो है एटीपी का वो चेंज हो जाता है अपने एटीपी के मॉलिक्यूल में, अपना एक मॉलिक्यूल बन जाता है एटीपी का, और एटीपी अपने एनर्जी हाउस की तरह काम करता है। तो आज यही अपन पढ़ने वाले हैं। पूरा अपना बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन चैप्टर जो है वो किस पे बेस्ड है, अपना बेस्ड है एक टॉपिक पे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्वेश्चन आते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कैसे इनिबिट करते हैं, कितने इसके अनकपलर्स होते हैं, ये शटल पाथवे क्या होता है, ये सारा का सारा इसी एक कंसेप्ट पे बेस्ड। इससे शॉर्ट नोट भी आते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो पहले अपन कंसेप्ट जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है। तो पहले अपन कंसेप्ट जानते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब क्या है, अब आप समझो। ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब आप समझो पहले। अब मान लो साहब मैं रहता हूं विदिशा में, विदिशा जो है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, मैं रहता हूं विदिशा में, ठीक है। ये मान लो ये मेरा विदिशा है, ये कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये क्या है, ये मेरा गांव है जहां मैं पहले रहता था, उसे बोलते हैं विदिशा। अब मुझे विदिशा से कहां जाना है, मुझे विदिशा से जाना है इंदौर। इंदौर जो है एक बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं विदिशा से जाऊंगा भोपाल में, पहले मैं विदिशा से कहां जाऊंगा, भोपाल में। ये कॉम्प्लेक्स 2 का भोपाल मान लो, पहले मैं जाऊंगा भोपाल में, फिर भोपाल में मैं कहां जाऊंगा, भोपाल के बस स्टेशन में जाऊंगा, ISBT बोलते हैं भोपाल के बस स्टेशन को, मैं ISBT में जाऊंगा, फिर ISBT से मैं पहुंचूंगा इंदौर। सो मेरा क्या हो रहा है, मेरा एक तरीके से मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं ना। अगर मुझे भोपाल से इंदौर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं पहले, अगर मुझे विदिशा से इंदौर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, पहले विदिशा से भोपाल आऊंगा, फिर भोपाल के बस स्टेशन आऊंगा ISBT से इंदौर जाऊंगा। मैं एक तरीके से इन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में ट्रांसपोर्ट करूंगा, इन सिटीज के बीच में ट्रांसपोर्ट करूंगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट चेन। मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब मेरी जगह मान लो इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स से घूमता है और तीसरे कॉम्प्लेक्स से जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 1 से घूमेगा और कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा। सेम कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से तीसरे कॉम्प्लेक्स में, दूसरे कॉम्प्लेक्स से तीसरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने तीसरे कॉम्प्लेक्स से जाते हैं चौथे कॉम्प्लेक्स में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अपने इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसको अपन बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4 में। फिर बात यह आती है सर, आपने एक एक इलेक्ट्रॉन को आपने अलग अलग कॉम्प्लेक्स में भेजा। इंदौर जाने के बाद मतलब आखिरी कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 जाने के बाद क्या होगा, अब भैया इलेक्ट्रॉन तो चला गया कॉम्प्लेक्स 4 में, करीबन 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स 4 में से ट्रांसपोर्ट होते होते। अंत में क्या होता है, आप लोग सांस क्यों ले रहे हो, अपन लोग सांस क्यों ले रहे हैं भैया, क्यों ले रहे हैं सांस, सर क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपनी बॉडी के अंदर आए, इसलिए आप सांस ले रहे हैं ताकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में आए। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का आप करोगे क्या, क्यों चाहिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जरूरत होती है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, इसलिए आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है इनहेल करते हैं। क्या होता है अंत में, जो अपना चौथा कॉम्प्लेक्स है, चौथे कॉम्प्लेक्स से 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं और 2 पानी का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 से अपने सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4। ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर बातें आती है सर अंत में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, अंत में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, लास्ट में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेप्ट कौन करता है, अपना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपना जो है एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स अपने कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कहां से आए, ये भी क्वेश्चन आता है। सांस के जरिए अपन ले रहे हैं, सांस के जरिए ले रहे हैं तो अपना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ रहा है। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और अपना पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरीके से अपनी बॉडी एक पानी का मॉलिक्यूल बना लेती है और ऑक्सीजन का यूज कर लेती है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर एक इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में घूम क्यों रहा है, ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहा है। आपने ये तो देख लिया ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है,
फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में घूम क्यों रहा है, इससे क्या होगा। अब आप समझो, अब मान लो अब अपन बन गए मजदूर, यहाँ दिहाड़ी के मजदूर बने हैं, 500 रुपए मिलेंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गरीब आदमी उस आप झोला उठा के चल दूंगा, ये आपने मोदी जी की लाइन सुनी होगी, अब अपन गरीब आदमी बन गए तो झोला उठा के चल देगा। अब एक आदमी को झोला उठाना है, आदमी क्या करेगा, अब वो आदमी क्या करेगा, आदमी को एनर्जी चाहिए, आदमी को झोला अगर उठाना है तो आदमी को एनर्जी चाहिए। सेम ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये सारे कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, अपने मैट्रिक्स के अंदर जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उन पॉजिटिवली चार्ज आयन को अंदर की तरफ फेंक देते हैं। कहां पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में सारे पॉजिटिवली चार्ज आयन को फेंक। पॉजिटिवली चार्ज आयन को फेंकने के लिए इन कॉम्प्लेक्सेस को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहां से आती है, इलेक्ट्रॉन से। जब एक इलेक्ट्रॉन, अब क्या होता है ना, अब यहां पे समझो, अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में आता है तो कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर एनर्जी आती है। कॉम्प्लेक्स 1 में जैसी एनर्जी आती है, कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से अपना एक पॉजिटिवली चार्ज आयन लेगा और इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को अंदर की तरफ फेंक देगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में अपन को ज्यादा चाहिए पॉजिटिवली चार्ज आयन, क्यों, ताकि अपनी ये जो मशीन है एटीपी सिंथेस मशीन, ये मशीन काम कर पाए। ठीक है, तो अब एक कॉम्प्लेक्स के बाद एनर्जी कैसे आई, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने के कारण एनर्जी आई। अब यहाँ पे आप समझना, पहला वाला कॉम्प्लेक्स जो होता है जैसे उसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में जैसे एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके अंदर इनफ अमाउंट में एनर्जी आ जाती है जो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर पाए। एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनफ एनर्जी आ जाती है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स 2 में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि ये प्रोटॉन को पंप कर पाए। ये प्रोटॉन को पंप नहीं करता, कॉम्प्लेक्स 2 डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है कॉम्प्लेक्स 3। सेम कॉम्प्लेक्स 1 से भी सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3। अब बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए, सर एक कॉम्प्लेक्स से, क्वेश्चन खुद के दिमाग में आना चाहिए कि एक कॉम्प्लेक्स से सर, कॉम्प्लेक्स 1 से और सर कॉम्प्लेक्स 2 से ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में जाते कैसे सर, कैसे ट्रेवल करते हैं। अब वही वाली बात है, अगर मान लो मुझे विदिशा से भोपाल जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, कार के जरिए जाऊंगा या बस के जरिए जाऊंगा। सेम इलेक्ट्रॉन को भी अब अगर ट्रांसपोर्ट होना है एक जगह से दूसरी जगह तो इलेक्ट्रॉन भी किसी कार के जरिए जाएंगे, डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं। यहां पे अपने चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर जैसे कि अपना कोएंजाइम क्यू, ये कोएंजाइम क्यू क्या करता है, एक कार की तरह काम करता है। अपने पहले कॉम्प्लेक्स में अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, दूसरे कॉम्प्लेक्स से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 को जाके दे देता है। तो एक कार की तरह काम कर रहा है। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 से अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर चले जाते। अब कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हुआ, वही साहब गरीब आदमी हूं, मजदूर हूं मैं, तो कॉम्प्लेक्स 3 के पास क्या हुआ, एनर्जी जनरेट हो गई। कॉम्प्लेक्स 3 जैसे एक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में आया, कॉम्प्लेक्स 3 में क्या हुआ, एनर्जी आ गई, इनफ एनर्जी आ जाती है। कॉम्प्लेक्स 3 क्या करता है, एक अपने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को अपना माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से पॉजिटिवली चार्ज आयन को इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन को भेजने का काम कर देता है। जैसे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। फिर क्या आता है, फिर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 3 से फिर सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, आगे जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4 में। फिर वही बात आ गई, सर कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में कैसे जाएंगे, पैदल तो चल के जाएंगे नहीं, कार चाहिए। कार मतलब यहां पे भी एक कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको अपन बोल देते हैं साइटोक्रोम सी। पहले अपना रहता है कोएंजाइम क्यू, फिर अपना रहता है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी क्या करता है, अपने कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स 4 भी धड़ाधड़ एक्टिवेट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है, अपने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस के अंदर भेज देता है। अंत में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4 में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहां जाता है, अंत में कॉम्प्लेक्स 4 में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपना चला जाता है ऑक्सीजन एटम के साथ और अपना पानी बना लेता है। ये सारी प्रोसेस करी अपन ने, ये सारी प्रोसेस करने के कारण क्या हुआ, अपन ने इतनी मेहनत करी, एक इलेक्ट्रॉन को अपन ने बार बार ट्रांसपोर्ट कराया एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में एनर्जी आई, कॉम्प्लेक्स ने क्या करा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पॉजिटिवली चार्ज आयन डाला। ये सारी मेहनत सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन पाए
अपने इनर माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस में पॉजिटिवली चार्ज आयन के कंसेंट्रेशन ज्यादा हो पाए, इसलिए अपन ये सारी मेहनत कर रहे हो। इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयन अगर आ जाएंगे तो उससे क्या होगा साहब, उससे क्या होगा, अपनी ये जो मशीन है एटीपीएस सिंथेस मशीन, वो काम करने लगेगी। एटीपीएस सिंथेस मशीन जब भी काम करेगी जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोटॉन ज्यादा हो, और प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा हो, इसलिए अपन पूरा बनाते हैं अपन पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साथ में एटीपी सिंथेस एंजाइम ये काम करता है। एटीपी सिंथेस एंजाइम गोल गोल घूमता है और अपना एटीपी का एक मॉलिक्यूल दे देता है। इस पूरी प्रोसेस को अपन बोल देते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फाइरिलेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फाइरिलेशन? कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेस एंजाइम एक साथ काम करेंगे जिसके कारण अपना एटीपी बनेगा। इसे अपन बोल देते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फाइरिलेशन। ये जो आप देख रहे हो सिस्टम, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आप एक इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां फेंके जा रहे हो, लेकिन आपने कभी सोचा कि इलेक्ट्रॉन कहां से आया? ये तो सोचने वाली बात है। आपको ये सोचना चाहिए कि भैया ये इलेक्ट्रॉन भी कहां से आया, इलेक्ट्रॉन आया तो आया कैसे? अब देखिए अपना कॉम्प्लेक्स वन के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन लाता है? अपना लाता है NADH। आप समझे? NADH जब अपन ने ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में अपन तोड़ते हैं तो बीच में अपन को एनर्जी के मॉलिक्यूल मिलते हैं, जैसे कि ATP और NADH। ये NADH के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ये NADH के मॉलिक्यूल का ये मेन उद्देश्य है, जैसे आप सबके जीवन का एक उद्देश्य होता है, मेरे जीवन का उद्देश्य है एमबीबीएस को आसान करना, वैसे ही NADH का उद्देश्य क्या है अपनी बॉडी में? NADH का उद्देश्य ये है कि अपना दो इलेक्ट्रॉन को दे अपना कॉम्प्लेक्स वन में। तो NADH क्या करता है? अपने दो इलेक्ट्रॉन को देता है पहले कॉम्प्लेक्स में। इस तरीके से पहले कॉम्प्लेक्स में अपने दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर आप बोलोगे सर ये NADH कहां से आया, तो NADH अपने कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से, लिपिड के मेटाबॉलिज्म से, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से आता है। इस तरीके से काम अपना होता है। NADH दो इलेक्ट्रॉन देता है, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन के कारण कॉम्प्लेक्स में एनर्जी आएगी, कॉम्प्लेक्स अपने प्रोटॉन को फेंकेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? अपने कोएंजाइम Q के पास। फिर कोएंजाइम Q ये दो इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा किसको? अपना ये दो इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा अपने कॉम्प्लेक्स 3 को। ठीक है, फिर बात आती है कि सर कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन कौन देता है? अब अपने बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल होता है FADH2। ये कब बनता है? जब अपन क्रेब्स साइकिल चलाते हैं। याद है क्रेब्स साइकिल के अंदर जब अपन चलाते हैं तो अपना बनता है FADH। ये FADH2 जो है ये फिर अपने कॉम्प्लेक्स 2 को दो इलेक्ट्रॉन देते हैं। दो इलेक्ट्रॉन के जरिए कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर इतनी एनर्जी नहीं आ पाती, ये दो इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q के अंदर जाएंगे और कोएंजाइम Q के जरिए ये दो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में जाएंगे। कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर इनफ एनर्जी जनरेट हो जाती है जो अपने प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाके फेंक देता है। ठीक है, तो अब आपके मन में जो जो डाउट थे मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स दूसरे कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे एनर्जी जनरेशन होती है, अंत में एटीपी कैसे बनता है। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया है, वरना एग्जाम में ये समझ में नहीं आता। प्रोफेसर इतने प्यार से पढ़ाते नहीं है कि समझ में आए, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, दिमाग खराब हो जाता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझे आप, इस तरीके से अपना होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस तरीके से काम करता है। अब बात आती है ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके अपन को इनिबिटर भी पढ़ने पड़ते हैं। अब इनिबिटर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या कर लेंगे? इनिबिट कर देंगे। कैसे? वो मॉलिक्यूल इस कॉम्प्लेक्स 1 के साथ जुड़ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 2 के साथ जुड़ जाएंगे, या कॉम्प्लेक्स 3 या कॉम्प्लेक्स 4 के साथ जुड़ जाएंगे, और अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देंगे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कभी भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर प्रोटॉन का ग्रेडियंट नहीं बढ़ेगा, ज्यादा प्रोटॉन नहीं आएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और अपना एटीपी सिंथेस काम नहीं कर पाएगा। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनिबिटर के जरिए अपन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनिबिट भी कर सकते हैं। अगर अपनी बॉडी के अंदर इनफ एटीपी है तो अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोक भी सकते हैं। अब कुछ लोग जहर खा जाते हैं, साइनाइड जहर खा जाते हैं कुछ लोग। साइनाइड जहर कैसे काम करता है? साइनाइड जहर अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है फोर्थ वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है अपना, साइनाइड इस फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देता है, जिसके जरिए अपना ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो रुक जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाती है,
तो एटीपी सिंथेसिस काम नहीं करता। आपकी बॉडी को जहां एटीपी मिलना बंद हुई, आपकी बॉडी ने काम करना छोड़ा और वहीं पे ही दिक्कत हो जाती है शुरू। सेल मरने लगता है, सेल मरते जाते हैं, टिश्यू मरता है, टिश्यू मरता है, ऑर्गन मरता है, ऑर्गन फेल होते हैं तो बॉडी भी निपट जाती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अपन इस तरीके से इनिबिट कर देते हैं। फिर अपनी बॉडी के अंदर एक कंसेप्ट होता है, उनको बोल देते हैं अनकपलर। अनकपलर्स क्या करते हैं? अनकपलर्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एक चैनल बना लेते हैं। अब अनकपलर्स क्या करते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एक चैनल बना लेते हैं, जिसके जरिए अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी सिंथेसिस से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये चैनल बना लेते हैं। अब पहले क्या हो रहा था? अपने पॉजिटिवली, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो भैया बढ़िया काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनिबिट नहीं है, तो अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या आ रहा है? पॉजिटिवली चार्ज आयन आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन फिर एटीपी सिंथेसिस से जब गुजरेंगे तो दोबारा मैट्रिक्स में जाएंगे और अपनी एटीपी बनने लगेगी। इस तरीके से बॉडी काम करती है। बट अनकपलर्स क्या करते हैं? अनकपलर यहाँ पे एक चैनल बना लेते हैं। अनकपलर्स कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एक चैनल बना लेते हैं। इसके कारण क्या होता है? सारे पॉजिटिवली चार्ज आए अब एटीपी सिंथेसिस के जरिए नहीं जाएंगे मैट्रिक्स में, वो चैनल के जरिए अंदर जाने लगते हैं मैट्रिक्स। तो अनकपलर्स के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम तो कर रहा है लेकिन एटीपी बन नहीं पाती अपने बॉडी। एटीपी क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि अपन ने सारे पॉजिटिवली चार्ज आयन को एटीपी सिंथेसिस से नहीं भेजा, अपन ने सारे पॉजिटिवली चार्ज आयन को अपने अनकपलर से भेजा है, अपने अलग चैनल से भेजा है, जिसके जरिए अपनी एटीपी नहीं बनती, डायरेक्टली हीट का प्रोडक्शन होने लगता है। तो इसे अपन बोल देते हैं अनकपलर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दो लोग रोक सकते हैं, एक तो इनिबिटर और एक अनकपलर। आपको यूनिवर्सिटी में अलग से नाम आ जाता है। अब मुद्दे की बात, एक क्वेश्चन कैसे आता है? चलो मुद्दे की बात ये है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे शॉर्ट नोट आ जाता है। ये एक्सप्लेन आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मैंने इतनी प्यार मोहब्बत से आपको पढ़ाया है, वो आपको थ्योरी में कैसे लिखना है वो आपको बताता हूं। फिर दूसरा शॉर्ट नोट ये आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनिबिटर लिखो और अनकपलर्स आप, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है, ये शॉर्ट नोट में आता है। कैसे लिखना है वो अपन जानेंगे। अब ये अपन ने पूरा पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन अभी भी ना एक बॉडी में जो फील आना चाहिए वो फील नहीं आया कि यार रियल में कैसे दिखता होगा, 3D में कैसे दिखता होगा। तो तुम्हें 3D में दिखाने के लिए, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, मैं इसकी एनिमेशन वीडियो दिखाता हूं। वो एनिमेशन वीडियो तुमने देख ली तो जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तुम्हारे माइंड की मेमोरी के अंदर ये क्रिएट हो जाएगा, एक दिमाग में घुस जाएगा पूरा। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन एक बार और आपको 3D एनिमेशन वीडियो दिखाता हूं, उसमें भी एक्सप्लेन करता हूं, तो डबल एक्सप्लेन हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों को एक बार और समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखो मैंने वीडियो चला दी, अब आपको वीडियो अच्छे से दिखे इसलिए मैंने पूरी लाइट वाइट बंद कर ली है, ताकि माहौल पढ़ना है, पढ़ाओ ऐसे कि माहौल के साथ पढ़ाओ पूरा। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, मतलब मुझे पढ़ाने में आप देखो मेरे चेहरे में खुशी आ जाती है, रौनक आ जाती है, क्योंकि ये मेरी पैशन है, ये मेरी हॉबी है, तभी आप मैं इतने अच्छे से कर पाता हूं। चलो आप भी जीवन में जो भी काम करें आपके पैशन के मुताबिक करें, हॉबी के मुताबिक करें, सक्सेस आपको मिलेगी। फुनसुक वांगड़े 3 इडियट का नहीं, रियल जीतता जाता एग्जाम्पल में यूं एक पूरी एजुकेशनल कंपनी खोल के बैठा हूं, जौहरी एमबीबीएस। चलो अब शुरुआत से शुरू करते हैं, एनिमेशन भी शुरू से शुरू देखेंगे। तो ये अपना एक सेल है, सेल को देखने के लिए अपन को क्या चाहिए रहता है? एक सेल को देखने के लिए अपन को चाहिए रहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अपन को सेल दिख रहा है, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट सेल दिखता है। ये सेल का पूरा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं आपको पूरा दिखाई देगा, ये एक सेल है। और सेल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेल में आपको ये एक पूरा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, देख रहा है? ये न्यूक्लियस है, ये गोल्जी एपरेटस है, और यहाँ पे ये जो ऑर्गेनेल है ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अपनी चलती है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे चलती है वो अपन पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए एक माइटोकॉन्ड्रिया को जूम आउट कर लिया अपन ने, अब एक माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एक माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स प्रेजेंट है अंदर की तरफ, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस प्रेजेंट, ठीक है। अब आप और जूम करके अपन देख, अब आप और जूम कर रहे हो तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ये देखो ये अपनी अंदर की तरफ क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कैसे बन रही है? लिपिड के बायलेयर होने के कारण बन रही है। तो लिपिड के बायलेयर से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बन रही है। ये अगर आप देख रहे हो ये अंदर की तरफ, ये जो आप देख रहे हो, अब यहाँ पे आप समझना ये अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। नीचे की तरफ अब आप यहाँ पे समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखो ये अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन है। यहाँ पे नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। नीचे की तरफ अपने माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेस प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेस। और यहाँ पे ऊपर की तरफ अपने क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया का
मैट्रिक्स प्रेजेंट। अब यहाँ पे येलो कलर से ये जो आप डॉट देख रहे हो, ये येलो कलर से डॉट क्या है? ये येलो कलर से डॉट यहाँ पे दर्शा रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोटॉन्स। आप खुद देख लो, पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है प्रोटॉन किसके अंदर ज्यादा है? अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ज्यादा है। कैसे ज्यादा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 पकड़ के मैट्रिक्स से पकड़ के अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर सारे पॉजिटिवली चार्ज आयन दे रहा है। तो अपने पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा है। देख रहे हो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयन ज्यादा है एज कंपेयर टू अपन देखें मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन जो है अपने कम होते हैं। इसके कारण क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बनता है, जिसके कारण ये जो अपनी मशीन है ना, ये मशीन काम करती है। इसी मशीन को अपन बोल देते हैं एटीपीएस सिंथेस मशीन। इस एटीपीएस सिंथेस मशीन में दो पार्ट है, एक F1 पार्ट और एक इसका F0 पार्ट और एक F1 पार्ट। तो आप ही देखो गोल गोल घूम रहे हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो है इसके जरिए अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में जा रहे हैं और ये मशीन गोल गोल घूम रही है। तो क्या हो रहा है? अपना बन रहा है एटीपी। अपना एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। एटीपी का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आयन है। वो ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज आयन देखो प्रोटॉन क्या कर रहे हैं? अपने इस एटीपीएस सिंथेस मशीन को गोल गोल घुमा रहे हैं और सारे पॉजिटिवली चार्ज आयन अपने कहा जा रहे हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से अपने मैट्रिक्स के अंदर जा रहे हैं। अगर अपने अब यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर अपना इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर जितने पॉजिटिवली चार्ज आयन है प्रोटॉन, अगर मान लो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में अपने 100 प्रोटॉन है और 100 प्रोटॉन अगर मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खराब हो जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर खराब हो गया तो ये जो मशीन है एटीपीएस सिंथेस मशीन, ये काम करना बंद कर देगी, रुक जाएगी। अगर ये एटीपीएस सिंथेस मशीन रुक गई तो सेल जो है मरने अपना लगता है। लाल कलर से दर्शा रहे हैं कि अभी एटीपीएस सिंथेस काम नहीं कर रहा, तो सेल अपना मरने लगता है। तो अपना सेल जब भी जिंदा रहेगा जब अपनी ये मशीन काम करेगी। मशीन क्यों काम करेगी? ताकि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बने, अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा प्रोटॉन हो। अब ज्यादा प्रोटॉन क्यों होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में? क्योंकि यहाँ पे अपने कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है। कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 3 को, कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 4 को। अब ये सारे कॉम्प्लेक्स में से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन अपने प्रोटॉन्स को उठाते हैं और प्रोटॉन्स को इनर माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस में भेजते हैं। ये कॉम्प्लेक्स काम करते हैं तभी अपने सारे पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोटॉन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर जाते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं वो अपन देखते हैं। चलो, अब ये अपने कॉम्प्लेक्सेस काम करेंगे तो अपना जितना भी प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कहां जाएगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाएगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा ताकि अपना एटीपीएस सिंथेस काम करे। अब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसको देता है? कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 सारे इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 3 को। फिर कॉम्प्लेक्स 3 सारे इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 4 को। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनता है। जैसे इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इनमें एनर्जी आ जाती है और ये मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इलेक्ट्रॉन भेजने लगते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स को, ठीक है? अब यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स को, अपन डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स 1 है, एम आई क्लियर? अब ये कॉम्प्लेक्स 1 काम कैसे करता है? अब कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर क्या हुआ? अपने 2 इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल आए। अब कॉम्प्लेक्स 1 में 2 इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल कहां से आए? अपना कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें अपना होता है NADH। NADH के कारण अपना 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब अपने पहले कॉम्प्लेक्स में कुछ सेंटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इन सेंटर्स को अपन बोल देते हैं रिडॉक्स सेंटर। इन सेंटर को अपन बोल देते हैं रिडॉक्स सेंटर। अब रिडॉक्स सेंटर के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पास होते जाता है, सीक्वेंस में पास होगा। सर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये इलेक्ट्रॉन जो है इन कॉम्प्लेक्स में ऐसे सीक्वेंस में क्यों जाता है? इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स से डायरेक्टली ये वाले कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन जंप क्यों नहीं करते? क्वेश्चन आना चाहिए ना, सीक्वेंस में क्यों जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जंप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट अपना आता है एफिनिटी का। एफिनिटी मतलब पकड़ के रख। अब ये है कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है मान लो 10 की पावर से, तो कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा 20 की पावर। कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा मान लो 30 की पावर से। कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा फिर 50 की पावर। कॉम्प्लेक्स 5 अपना इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा 60 की पावर से। कॉम्प्लेक्स 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा मान लो 70 की पावर से। तो ये अलग अलग एफिनिटी है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पहले कॉम्प्लेक्स 1 में आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। फिर नीचे वाला कॉम्प्लेक्स और भी तेज पावर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन आया क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको ये रिडॉक्स सेंटर क्या कर रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं 10 की पावर से।
फिर इलेक्ट्रॉन नीचे वाले रिडॉक्स सेंटर के अंदर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या, अब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन 20 की पावर से खींच रहा है। फिर ये तीसरे वाले के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि ये 30 की पावर से खींच रहा है। फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4 की पावर से खींच रहा है। तो इन रिडॉक्स सेंटर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स सेंटर से ट्रांसपोर्ट होगा, यहां पे अपनी क्या बनने लगेगी, एनर्जी बनने लगेगी। यहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही यहां पे एनर्जी बनेगी, कॉम्प्लेक्स 1 में जैसी एनर्जी बनेगी, कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, अपने पॉजिटिवली चार्ज आयन, अपने प्रोटॉन्स को, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन अपने होते हैं प्रोटॉन्स, प्रोटॉन को मैट्रिक्स से उठाएगा और मैट्रिक्स से उठा के इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर दे देगा। सो इस तरीके से अपना एक कॉम्प्लेक्स काम करता है। अब इसको मैं एनिमेशन वीडियो में दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग रिडॉक्स सेंटर में पास कर रहा है। देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसे पास कर रहा है। ये पास किसके बीच में कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स सेंटर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से पास कर रहा है। एक के बाद इलेक्ट्रॉन पास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को कम पावर से पकड़ता है, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से पकड़ता है। इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है। तो लो एफिनिटी से हाई एफिनिटी की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन पास होते जाते हैं। समझ रहे हैं आप? इसको ऐसा समझो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन को कम पावर से पकड़ेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से पकड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स सेंटर से पास करता है, जैसे अपने इलेक्ट्रॉन जो है इन रिडॉक्स सेंटर से पास करते हैं, तो क्या होता है, अपने एक कॉम्प्लेक्स में एनर्जी बनने लगती है। ये देखो इलेक्ट्रॉन पास करते जा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इन रिडॉक्स सेंटर में पास करते जा रहे हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप नहीं करेगा, जंपिंग कभी नहीं होती है, हमेशा सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन जो रिडॉक्स सेंटर में पास करते हैं। इलेक्ट्रॉन पास होने के कारण क्या हो रहा है, यहां पे बन रही है एनर्जी। देखो यहां पे एनर्जी बन रही है। जब सफिशिएंट एनर्जी बन जाती है तो अपने पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोटॉन, देखो ये एनर्जी बन रही है, पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोटॉन अपने मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस के अंदर जा रहे हैं। देखो पॉजिटिवली चार्ज आयन येलो कलर से प्रोटॉन, देखो एनर्जी बनी, प्रोटॉन अपने मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेस के अंदर चले जाते हैं। इस तरीके से जो है एक कॉम्प्लेक्स अपना काम करता है। ये मैंने आपको 3D में दिखाया तो आपको फील आया होगा। इलेक्ट्रॉन के इस तरीके से रिडॉक्स सेंटर के बीच में जाने से अपने एक कॉम्प्लेक्स में एनर्जी बन रही है और ये एनर्जी जो है ये ट्रांसपोर्ट करा रहा है प्रोटॉन का। अब अपना आ गया अपने कोएंजाइम क्यू। अंत में इलेक्ट्रॉन किस में चले जाता है, अंत में इलेक्ट्रॉन अपना चले जाता है कोएंजाइम क्यू में। और कोएंजाइम क्यू क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 3 में भेज देता है। सेम अपना होता है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 1 की तरह कॉम्प्लेक्स 2 होता है। कॉम्प्लेक्स 2 कहां से एनर्जी ला रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन कहां से ला रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लाता है FADH2 से। FADH2 से अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल फिर इस रिडॉक्स सेंटर में जाएंगे। कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 1 से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर एनर्जी जनरेट होती है इनफ अमाउंट में, जिसके कारण अपने पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स से निकल के इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 में ऐसा होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 में भैया ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने से इनफ अमाउंट में एनर्जी नहीं बनती जो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो मतलब क्या है सर कॉम्प्लेक्स 2 का, कॉम्प्लेक्स 2 का मतलब पता है क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन को दे देता है कोएंजाइम क्यू, और कोएंजाइम क्यू फिर इस इलेक्ट्रॉन को जाके दे देगा कॉम्प्लेक्स 3 में। तो कॉम्प्लेक्स 2 का काम ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है कोएंजाइम क्यू को, फिर कोएंजाइम क्यू सारा इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा किसको, कॉम्प्लेक्स 3 को। और कॉम्प्लेक्स 2 के कारण ही अपना FADH2 जो है टूट पाता है। एम आई क्लियर? अब आप यहां पे देखिए सीक्वेंस में कैसे काम हो रहा है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने किसमें आ रहे हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कोएंजाइम क्यू में। कोएंजाइम क्यू के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसके अंदर जा रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है कोएंजाइम क्यू के जरिए कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर आगे जा रहे हैं। ये देखो कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी जनरेट नहीं हो रही, इसलिए अपने प्रोटॉन के मॉलिक्यूल, येलो कलर के जो प्रोटॉन के मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर से मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पे इनफ अमाउंट में एनर्जी बनती है। ये एनर्जी क्या करती है, अपने प्रोटॉन को, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अंत में कौन ले लेगा, साइटोक्रोम। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, साइटोक्रोम C। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास गए, साइटोक्रोम C अपने कॉम्प्लेक्स 4 को देगा इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण एनर्जी आई तो येलो कलर के जो पार्टिकल है प्रोटॉन अपने मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस के अंदर चले गए। फिर अंत में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जाएगा, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अपने पानी के बन जाते हैं।
दो मॉलिक्यूल जो है अपने पानी के बन जाते हैं। इस तरीके से दो मॉलिक्यूल जो है वाटर के अपने बन गए। अब दो इलेक्ट्रॉन आए थे कॉम्प्लेक्स 4 में, वो दो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे और पानी अपना बना। इस तरीके से जो है ये सारे कॉम्प्लेक्सेस एक साथ काम कर। मैंने आपको तो सिर्फ 4 कॉम्प्लेक्स दिखाए, इन रियलिटी अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से बहुत सारे एटीपीएस सिंथेस प्रेजेंट होगा। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम क्यों करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम इसलिए करता है ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन पाए, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स से कहां चले जाए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है चले जाए इनर माइटोकॉन्ड्रियल, जिसके कारण ये एटीपीएस सिंथेस ये एटीपीएस सिंथेस मशीन काम करे, गोल गोल घूमे और अपने एटीपी बनाए। इनर माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, सो साथ में काम कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, एक सेल, उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से काम कर रहा है। मैंने आपको एनिमेशन दिखाया तो कभी आप जीवन में नहीं भूलोगे अभी। तो इस तरीके से बॉडी काम कर रही है, बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, ये अपने आप बनना पॉसिबल ही नहीं है, किसी ना किसी एक ताकत ने अपन को बनाया है। इस वीडियो को देख के आपको समझ में आएगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन भी ऊपर नीचे होता तो आज अपन जिंदा नहीं हो। तो अपन को ईश्वर द्वारा बनाया गया है, ये सिस्टम उसका प्रूफ है। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑटोमेटिकली कैसे बन जाएगा? तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये पूरा मैंने आपको पढ़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो मैंने आपका टाइम ज्यादा लिया, लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझाया और ऐसा समझाया कि आपको याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अपन ने पूरा समझ लिया है। अब इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे अपन को थ्योरी देख, पूरा अपन ने टॉपिक समझ लिया, दिमाग के अंदर टॉपिक अब रटा गया है। अब बात ये आती है कि यूनिवर्सिटी में कैसे अपन को लिखे, ये अपन को अब समझना है। बस यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है ये अब अपन को समझना है। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखें। पहले तो ये डायग्राम आपको बनाना है, याद रखिएगा ये डायग्राम बनाना है, फिर कैसे लिखना है अपन उस पर। चल मैं आपको पूरा थ्योरी में पढ़ाता हूं किस तरीके से थ्योरी वाइज से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आप देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो अपन ने पढ़ा है उस पर डायरेक्टली शॉर्ट नोट हो जाता है कि डिस्क्राइब आप करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, शॉर्ट नोट लिखे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो सिस्टम है जिसके जरिए एक इलेक्ट्रॉन वन कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाएगा, जिसके कारण कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी आएगी और वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज देगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट होता जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम क्यों कर रहा है? ताकि अपन एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना पाए। अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है ये भी एक कला है। पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन, पहले आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत जरूरी है कि होता क्या है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? अपनी सीरीज होती है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीरीज है इलेक्ट्रॉन कैरियर का। इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये सारे कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? अपना सीरीज है इलेक्ट्रॉन कैरियर का जो कि लोकेटेड होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो कि ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को। एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, दूसरे कॉम्प्लेक्स से तीसरे कॉम्प्लेक्स में, तीसरे कॉम्प्लेक्स से चौथे कॉम्प्लेक्स में। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? ये इलेक्ट्रॉन अपना आता है रिड्यूस कोएंजाइम। रिड्यूस कोएंजाइम मतलब अपना NADH और FADH2, यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन आता है। ये इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब ये इन कॉम्प्लेक्सेस से, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, इन कॉम्प्लेक्सेस से ये अपना एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स, तीसरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता जाता है और अंत में इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ लेगा? अपना एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का, अंत में इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। इस तरीके से अपना चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलाने से अपना एनर्जी रिलीज होती है, जिसके जरिए जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स से तो अपनी एनर्जी बनती है कॉम्प्लेक्स। उन एनर्जी से क्या होता है? अपना प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाते हैं, जिसके कारण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है और अपना एटीपी सिंथेस होती है। एटीपी सिंथेस जो कॉम्प्लेक्स है उसके कारण एटीपी बनती है। अब ऑक्सीजन क्या है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आखिरी में इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ता है? आखिरी में इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है ऑक्सीजन, इसलिए अपने बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए रहता है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? फाइनल स्टेज होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टूटना। अब कोई भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट मान लो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, कोई भी न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी के अंदर आएगा।
अब आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट क्यों आएंगे? नाचने आएंगे, गाने आएंगे, नचने आएंगे क्या? नहीं। Hey, y'all, come look at this. न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के अंदर आएंगे ताकि अपन उन न्यूट्रिएंट को तोड़ें और उन न्यूट्रिएंट से क्या बनाए? उन न्यूट्रिएंट से अपन बनाए एटीपी और NADH या फिर FADH2 बनाए ताकि अपन एटीपी बना पाए। अपनी बॉडी का एक ही उद्देश्य है न्यूट्रिएंट को खाना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को न्यूट्रिएंट बोला जाता है, न्यूट्रिएंट को खाना ताकि उन न्यूट्रिएंट से अपन को क्या मिल पाए? उनको तोड़ के, उनका ऑक्सीडेशन करके अपन को एनर्जी मिल पाए। इस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? अपन न्यूट्रिएंट को खाते हैं, न्यूट्रिएंट अपने टूटते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट टूटने के कारण अपना एटीपी डायरेक्ट बन जाएगी। कितनी बार? NADH बनेगा। वो NADH फाइनल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद NADH क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 में देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और इस तरीके से एनर्जी मिल जाएगी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का आखिरी स्टेप अपना होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। मतलब जितना भी अपन ने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म, उन सारे मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी मिल रही है वो अंत में एनर्जी कहां जाती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाती है। जो इन सारे मेटाबॉलिज्म से क्या मिलता है? अपन ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करते हैं, अपना मिलता है NADH, अपना FADH2 मिलता है। ये सारे के सारे अंत में कहां जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का आखिरी स्टेज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके जरिए अपनी सेल जो है एटीपी बनाता है, ये एनर्जी बनाता है। ये होता है डेफिनेशन। पहले आपको लिखनी है डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको लिखना है लोकेशन। ये कहां पे होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो होती है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। जो 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके बीच में अपना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फिर आपको लिखना है कंपोनेंट। आपको हेडिंग डालनी है कंपोनेंट की और आपको इस तरीके से एक पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट क्या है? एक होता है कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 को अपन NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये NADH से इलेक्ट्रॉन लेता है। कॉम्प्लेक्स 2 को अपन सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं क्योंकि ये FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेता है। फिर ये दोनों कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों के दोनों अपने इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? अपने कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q को अपन यूबिक्विनोन भी बोलते हैं। फिर कोएंजाइम Q सारे इलेक्ट्रॉन अपना देगा कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 को अपन साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को। फिर कॉम्प्लेक्स 3 सारा इलेक्ट्रॉन देगा अपना साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C एक मोबाइल कैरियर है जो कि इलेक्ट्रॉन को किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। कॉम्प्लेक्स 4 को अपन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बोलते हैं। एम आई क्लियर? ये सारे कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। अंत में कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूल अपने बना लेंगे पानी के। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जुड़ेगा तो अपने 2 मॉलिक्यूल पानी का मिल जाएगा। एम आई क्लियर? फिर एंड में सबसे लास्ट में अपना प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स 5 जिसको अपन बोल देते हैं ATPase सिंथेस। ATPase सिंथेस क्या करता है? अपना एटीपी बनाने का काम करता है। आपको फिर लिखना है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आपने लिखा, देन कॉम्प्लेक्स लिखने के बाद अब आपको स्टेप एक एक करके एक्सप्लेन करनी। जो मैंने आपको इतनी देर से मेहनत से पढ़ाया ना, वो ही आपको यहाँ पे स्टेप डाल के लिखना है। पहली स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करेंगे NADH से। NADH से कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करेंगे, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर कुछ अपने रिडॉक्स सेंटर प्रेजेंट होते हैं। रिडॉक्स सेंटर किससे बनते हैं? आयरन सल्फर प्रोटीन के और FAN। रिडॉक्स सेंटर जो है FAN और आयरन सल्फर प्रोटीन से बनते हैं। इन्हीं रिडॉक्स सेंटर से इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है और यहाँ पे अपने एक कॉम्प्लेक्स में एनर्जी बनने लगती है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स में एनर्जी बनती है तो अपने प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाने लगा। तो अगला स्टेप ये लिखा है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो प्रोटॉन जो है पंप होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ये देख रहे हो आप? स्टेप डाल के मेरे कहने का मतलब है जो मैंने आपको भी पढ़ाया वो आपको हेडिंग डाल के स्टेप डाल के लिखना है। कितने बच्चे क्या हेडिंग समझ नहीं पाते कि हेडिंग क्या डालनी है, तो मैं आपको हेडिंग भी बता रहा हूँ। एक ही उद्देश्य यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स आए, पूरी मेहनत करने के लिए। सॉरी एमबीबीएस, हेडिंग भी बताता हूँ, हेडिंग आपको बता। फिर अपना इलेक्ट्रॉन एंटर, फिर अपना कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? FADH2 से आता है। कॉम्प्लेक्स 2 अपना प्रोटॉन को पंप नहीं करता, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है कोएंजाइम Q में। फिर कोएंजाइम Q से सारा अपने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 से सारे इलेक्ट्रॉन अपने जाते हैं कॉम्प्लेक्स 4 में विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम Q। इलेक्ट्रॉन के कारण ये कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी भी आ रही है। अंत में क्या होता है? सारे इलेक्ट्रॉन अपने जाते हैं कॉम्प्लेक्स
4 में साइटोक्रोम सी के जरिए। अब कॉम्प्लेक्स 4 में एनर्जी आ गई तो उसने भी प्रोटॉन को पंप करा। अब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ मिलके एक पानी का मॉलिक्यूल यहां पे बना ले, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है? एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है। इतना आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखा। फिर ये आपको एक फोटो बनानी पड़ेगी, या आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, एक फ्लो चार्ट बना देना किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करता है। फिर अपन आ गए ऑक्सीडेटिव फोस्फायर रिलेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फायर रिलेशन? ऑक्सीडेटिव फोस्फायर रिलेशन इज कंबाइंड प्रोसेस। पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फायर रिलेशन। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन अपने पास हुए, अपना प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना, जिसके कारण एटीपीएस सिंथेस एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हुआ, वो मशीन काम करना चालू हुई और प्रोटॉन को पंप करा। इस पूरी प्रोसेस को, एटीपी के बनने वाले पूरी प्रोसेस को अपन बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फोस्फायर रिलेशन। अपन ने चीजों को तोड़ा, ऑक्सीडेशन मतलब चीजों को तोड़ना, उसके कारण अपन ने फोस्फायर रिलेशन करा। फोस्फायर रिलेशन मतलब अपन ने एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनाया। सो इलेक्ट्रॉन अपने मूव होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जिसके कारण प्रोटॉन जो है पंप होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन पंप होते हैं, जिसके कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। अब जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, एटीपीएस सिंथेस जो है, जो कॉम्प्लेक्स 5 है, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। एटीपी सिंथेस जो है वो कॉम्प्लेक्स गोल गोल घूमता है, जिसके कारण एटीपी अपने बनने लगती है, एटीपी प्रोड्यूस होने लगती है। याद रखना, अब यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल NADH का करीबन अपनी 2.5 एटीपी बनाता है। एक मॉलिक्यूल जो है NADH का 2.5 एटीपी बनाता है, और एक मॉलिक्यूल जो है FADH2 का वो 1.5 जो है एटीपी बनाता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। एम आई क्लियर? फिर जब भी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिख रहे हैं, चाहे आपसे पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, आपको इनिबिटर्स लिख के आने, क्योंकि ये इसका एक अप्लाइड है, ये इसका एक क्लिनिकल है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अपने क्यों पढ़ा, क्योंकि बहुत से मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनिबिट कर देते हैं। जैसे पॉइजन भी होते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं। अब वो दवाइयां क्या करती हैं? बैक्टीरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बंद कर देती है, जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाता है। और आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपनी बॉडी में बंद हो जाएगा। सो इनिबिटर्स लिखना बहुत जरूरी है। कौन कौन से इनिबिटर्स होते हैं अपन वो चलो। इनिबिटर कौन से होते हैं? जैसे कि रोटेनॉन। रोटेनॉन जो रहता है ये अपने इनिबिटर का नाम है, जो कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। फिर एंटीमाइसिन, ये अपनी एक दवाई होती है जो कि अपने कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया के कॉम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट कर लेता है। फिर अपना साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों पॉइजन अपने कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर। तो ये इनहिबिटर्स के नाम आपको रटे होने चाहिए, और एक कौन से कॉम्प्लेक्स पे काम कर रहा है ये याद होना चाहिए। ये वाइवा के अंदर आपसे पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम। फिर आपको ये लिखना हो, इनहिबिटर आपने लिखा, इनहिबिटर क्या करते हैं? अपना कॉम्प्लेक्स से वर्क को स्टॉप कर देंगे, जिसके कारण एटीपी बनना जो है बंद हो जाता है। नाउ फिर अपन आते हैं अनकपलर्स पे। अनकपलर्स क्या करते हैं? मैं आपको अगर ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, ये सारे कॉम्प्लेक्स पास में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अपना प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स 5 जो एटीपीएस सिंथेस एंजाइम होता है। अब इनहिबिटर क्या करेंगे? इनहिबिटर इन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने का काम करें। अब अनकपलर क्या होता है? अनकपलर ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं अपने बॉडी के अंदर जो अपने माइटोकॉन्ड्रिया की इनर स्पेस में एक चैनल सा बना लेते हैं, जिस चैनल के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है एटीपीएस सिंथेस से अलग हो जाता है। पहले अपने प्रोटॉन क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा था, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन रहा था। वो सारे प्रोटॉन फिर माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेस से मैट्रिक्स में जाते थे और एटीपीएस सिंथेस काम करके एटीपी बनाता था। लेकिन अनकपलर्स क्या करेंगे? अनकपलर्स एक अलग चैनल बना देंगे, जिसके कारण अब सारे प्रोटीन एटीपीएस सिंथेस से ना जाके सारे अपने प्रोटॉन जो है इससे जाएंगे। सारे प्रोटॉन जो है फिर अपने इसके जरिए, सारे प्रोटॉन जो है अपने इस चैनल के जरिए जाएंगे। अब इस चैनल के जरिए अगर प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर स्पेस से मैट्रिक्स में जाएंगे तो उनको एटीपी नहीं बनेगी, सिर्फ यहाँ पे हीट बनने लगेगी। तो इसके कारण भी अपन एटीपी बनना बंद कर देते हैं, इसको बोल देते हैं अनकपलर। अनकपलर्स क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एटीपीएस सिंथेस। अनकपलर जैसे कि अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है 2-4 डाइनाइट्रोफिनॉल, जिसको अपन डीएनपी भी बोलते हैं। डीएनपी अपना एक अनकपलर होता है। अनकपलर के कारण हीट प्रोड्यूस होती है, एटीपी सिंथेसिस नहीं होता। एम आई क्लियर? इतना आपने पढ़ा। फिर अब आते हैं इंपॉर्टेंस पे। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इंपॉर्टेंस क्या है? कि अपनी एटीपी बनती है, सेल को एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का यह आखिरी पार्ट होता है।
सो कुछ इन हेडिंग्स में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तभी आपको मैं आपको टॉपिक को समझा भी रहा हूं, वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी बता रहा हूं, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है ये भी बता रहा हूं, ताकि आप गोल्ड मेडल ला पाए। सारी चीजें कर रहा हूं। अगर इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप गलत तरीके से एग्जाम में लिख के आते हो ना, तो आप लोगों के लिए ये बहुत बुरी बात। अगर कोई इंसान इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा है, सब कुछ बता रहा है, फिर भी आप गलत लिख के आओ, तो अपने आप में शर्मनाक बात होगी। तो मेक श्योर जितना मैंने पढ़ा है उन हेडिंग्स में आप लिख के आए। ये सारे नोट्स मेरे ऐप पे और मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐप पे सॉफ्ट कॉपी में, वेबसाइट में हार्ड कॉपी में अवेलेबल। चलो अब अपन आते हैं आगे। ये सारी चीज ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्टेड है। जितने भी अभी अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सारे टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्टेड हो। अब अगला टॉपिक जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या होता है, इसको अपन बोल देते हैं कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी क्या है और एटीपीएस सिंथेस क्या है। अगला टॉपिक अपना ये क्वेश्चन कैसे आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्क्राइब करो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। कभी अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आए, डिस्क्राइब करो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, उसके अंदर भी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही लिखना है, उसका डायग्राम भी बनाना है और उसके बारे में लिखना है। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, फिर उस प्रोटॉन के कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को एटीपी सिंथेसिस एंजाइम यूज करता है और अपना क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, अपना एटीपी सिंथेसिस थ्योरी, ये पूरा एक्सप्लेन करता है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करता है, कैसे अपनी बॉडी के अंदर एटीपी फॉर्म होती है। तो इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है अब मैं आपको वो बताता हूं। पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन। हर बार शुरुआत करो डेफिनेशन। अगर आप हेडिंग डाल के पॉइंट डाल के लिखते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। हर बार इस तरीके से आपको हेडिंग डाल के पॉइंट डाल के लिखना है। तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जो है ये प्रोसेस है जिसके जरिए एटीपी बनती है। कैसे एटीपी बनती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। सो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जब अपन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं NADH और FeDH2 से, जब अपन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स, तीसरे कॉम्प्लेक्स, चौथे कॉम्प्लेक्स में, और चौथा कॉम्प्लेक्स अंत में सारे इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को दे देता है। इसके कारण क्या होता है, अपनी एनर्जी बनती है। वो एनर्जी से क्या होता है, सारे प्रोटॉन जो है अपने माइटोकॉन्ड्रिया के इनर स्पेस से मैट्रिक्स में जाते हैं जिसके जरिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और एंड में एटीपी सिंथेस जो है अपना एटीपी बना देता है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेस के अंदर सारी चीज हो रही है। यहाँ पे एटीपी बनती है एरोबिक ऑर्गेनिज्म में, ऑक्सीजन को यूज करने वाले ऑर्गेनिज्म। अब की प्रोसेस, अब ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन को अपन ने दो हिस्सों में तोड़ा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं, फिर एक एटीपी सिंथेस में जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज करके एटीपी बनाता है। एम आई क्लियर। तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मैंने आपको पढ़ाया इतनी मेहनत से वो एक्सप्लेन करना है पूरा। फिर आपको एटीपी सिंथेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर आपको लिखना है इनर माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस में सारा काम होता है। फिर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मैंने पढ़ाया। अब देखो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जो पूरी प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में दो प्रोसेस हो रही है। पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करता है, तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फिर एक्सप्लेन करना, फिर आप एटीपी सिंथेस के बारे में लिखना। इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा आपको, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म आपको लिखना है, पूरा सेम जो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था वो पूरा अपन को सेम इस तरीके से लिख के आना पड़ेगा। नाउ अब अपन आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, इनिबिटर एंड अनकपलर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये डायरेक्टली आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्टली एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप लिखिए, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन आप एक्सप्लेन करिए, सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनिबिटर्स आप एक्सप्लेन करो और अनकपलर्स आप एक्सप्लेन करो। ये अलग से क्वेश्चन भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कैसे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द इनिबिटर, डिस्क्राइब करें इनिबिटर को, अनकपलर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, जिसके जरिए ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इनिबिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जो है ये बहुत जरूरी होते हैं एटीपी सिंथेसिस के लिए। बट अपने इनिबिटर क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण एटीपी बनना बंद हो जाती है। अनकपलर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एटीपीएस सिंथेस जो होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एटीपीएस सिंथेस से दूर कर देते हैं। इसके कारण एक अलग चैनल बन जाता है
और उन चैनल से सारे प्रोटॉन ग्रेडियंट अंदर जाने लगते हैं, जिसके कारण एनर्जी सिर्फ हीट बनती है, एनर्जी नहीं बनती है। ये मैं ऑलरेडी कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूं, सिर्फ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो बता रहा हूं। डेफिनेशन डालेंगे आप, फिर आप डेफिनेशन डालने के बाद लिखेंगे इनहिबिटर। अब आपको सारे इनहिबिटर लिखने हैं। अब रोटेनॉन, रोटेनॉन जो है ये पहला इनहिबिटर है जो कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है। फिर दूसरे इनहिबिटर का नाम है एमिटल, जिसे अपन बारबिट्यूरेट भी बोलते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है। फिर अपना एंटीमाइसिन है, कॉम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट करता है। फिर अपना साइनाइड मोनोऑक्साइड, साथ में सोडियम अजाइड, ये सारे अपने कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करते हैं। एंड में अपना आ जाता है ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन जो है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है, इस तरीके से जो है इनहिबिट करता है। ये सारे इनहिबिटर, या आपको नाम जो है एज इट इज सारे याद होने चाहिए। फिर अपने आते हैं अनकपलर्स। अनकपलर्स कौन कौन से होते हैं ये भी याद होना चाहिए। अपना एक होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये एक अनकपलर है। फिर अपना FCCP, कार्बोनाइल साइनाइड पी ट्राइफ्लोरो मिथाइल ऑक्सीफिनाइल हाइड्राजाइल, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा था FCC, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये भी एक अपना अनकपलर होता है। और थर्मोजेनिन, ये भी एक अपना अनकपलर होता है। अनकपलर कैसे काम करते हैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है और ये कॉम्प्लेक्स 5 है। ये सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करती है ताकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन पाए। ये सारा प्रोटॉन ग्रेडियंट को कॉम्प्लेक्स 5 इस्तेमाल करता है, ATPase इस्तेमाल करता है, ATPase मशीन घूमती है और ATP बनती है। अब अनकपलर क्या करते हैं, अनकपलर एक अलग चैनल बना लेते हैं जिसके जरिए सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो है अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ATP नहीं बनती, सिर्फ हीट बनने लगती है। तो ये अपने अनकपलर्स होते हैं। फिर अपन आ जाते हैं किस तरीके से काम करते हैं, उसका एक पूरा डायग्राम बना देना कि इनहिबिटर क्या करते हैं, अपने कॉम्प्लेक्सेस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और अनकपलर ऐसा एक चैनल सा बना लेता है। अनकपलर इस तरीके से काम करते हैं। तो आप पूरा एक डायग्राम बना देना, इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। जितना ज्यादा आप हेडिंग में पॉइंट में लिखेंगे, डायग्राम बना के आएंगे, उतना ज्यादा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। ये टॉपिक जो है अब थोड़ा अलग है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पहली बार अब आपको रिलीफ मिलेगा। अब आपको कुछ नया पढ़ने का जो है मौका मिल रहा है। नया कंसेप्ट जो है वो है अपना शटल पाथवे। शटल पाथवे बहुत ही जरूरी है, हाईली इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। शटल पाथवे कैसे क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब आप करें शटल पाथवे को, इसके रोल आप बताएं, किस तरीके से शटल पाथवे काम करता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ट्रांसपोर्ट करने में। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, अपना NADH जो होता है वो अपना क्या होता है, एक प्रकार का रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं, इसको कोफैक्टर भी बोलते हैं, इसको रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। अब आप यहाँ पे पहले कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये होता है कि ये अपना एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे अपने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। मैं आपको एक ही माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपना साइटोप्लाज्म, ये अपना साइटोप्लाज्म है, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इतना आपको आया समझ में। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं अभी साइटोप्लाज्म पे, अब अपन बात करते हैं मेन, अपन बात करते हैं अपने साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे होता क्या, अब साइटोप्लाज्म में सारी रिएक्शन चलती है मेरे भाइयों, चाहे वो ग्लाइकोल, देखो आपको कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराना है, चाहे वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म आप कराएं, लिपिड का मेटाबॉलिज्म कराएं, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कराएं, सारा मेटाबॉलिज्म का होता है साइटोप्लाज्म। अब मान लो ग्लूकोज है, मैं एक ग्लूकोज का लेके चल रहा हूं, ग्लूकोज को अपन ने किसमें तोड़ा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ने अपन ने तोड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में अपना मिला NADH, अपन को साइटोप्लाज्म में मिला। अब NADH साइटोप्लाज्म में मिल गया। अब NADH की जरूरत क्या होती है, NADH की जरूरत अपनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अपन को NADH चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ताकि NADH से अपन एक इलेक्ट्रॉन ले लें और अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो स्टार्ट हो जाए। NADH की जरूरत होती है। लेकिन अब यहीं पे अपनी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दिक्कतें क्या शुरू होती हैं, NADH जो है वो कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, NADH जो है कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सीधा जा ही नहीं पाता। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, NADH के लिए परमिएबल ही नहीं होता। वो NADH को तुरंत बोल देते हैं। अगर ये मान लो आउटर मेम्ब्रेन है अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की, वो NADH को तुरंत देख के बोल देगा, नो 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 नो, तुम अंदर नहीं घुस सकते, तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई है, तुम अंदर नहीं घुस सकते, तुम्हें आने के अंदर इजाजत नहीं दी गई है। मैं कब हो गया ये? अब NADH अपने अंदर नहीं जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के,
अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर NADH नहीं जाएगा तो NADH काम करेगा क्या? NADH तो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि NADH तो एक ही काम में आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब अपनी बॉडी क्या करती है? अपनी बॉडी भी बहुत स्मार्ट, अपनी बॉडी कुछ पाथवे बना लेती है, उन्हें अपन बोल देते हैं शटल पाथ। अगर तू डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता तो तू गोल गोल घूम के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा, इसे अपन बोल देते हैं शटल पाथ। शटल पाथवे दो तरीके के, एक शटल पाथवे के अंदर अपन क्या करते हैं? अपन NADH को कन्वर्ट कर लेते हैं FAD में, और FAD जो है फिर अपना परमिएबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन FAD को देख के बोलती है FAD आप आए हैं, आप अच्छे आदमी है, आइए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाइए। FAD जो है अच्छा मॉलिक्यूल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डायरेक्ट चला जाता है। तो अपन क्या कर सकते हैं? या तो अपन NADH को FADH में बनाए और FADH माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाए, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद FAD जो है वो अपना दोबारा NADH में कन्वर्ट हो जाए। एक तो अपने पास ये तरीका, ठीक है, एम आई क्लियर और नॉट? तो एक तो ये वाला तरीका हो गया। देन दूसरा तरीका ये है मैलेट एस्पार्टेट शंट, कि मैं क्या करूं? मैं मैलेट बनाऊं, मैलेट, अब देखो मैलेट मॉलिक्यूल बनाऊं, मैं क्या करूं? एक मैलेट का मॉलिक्यूल बनाऊं, मैलेट का मॉलिक्यूल क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, और फिर मैलेट का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्या दे देगा? अपना NADH का मॉलिक्यूल दे देगा। ये वाला पाथवे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि एक FAD से ज्यादा मेरे ATP बनने पाते हैं, 1.5 ATP बनते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर एक NADH का मॉलिक्यूल मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को तो 2.5 ATP बन जाएंगे। तो ये ज्यादा अच्छा पाथवे। इस पाथवे को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, तो आपके दिमाग में ना थोड़ा कंसेप्ट, मेन है कंसेप्ट बनाओ, रटो मत। बायोकेमिस्ट्री रटने वाला है ही नहीं। बायोकेमिस्ट्री में पता है क्या रटना है? पहले आपको बता दूं, विटामिन और मिनरल, मैं बताऊं हाईली वाहियात चैप्टर है, मुझे पढ़ाने में भी बहुत दिक्कत होती है। विटामिन और मिनरल जो है आगे अपन पढ़ेंगे, वो चैप्टर ऐसे होते हैं, इतने वाहियात चैप्टर है कि मैं पर्सनली उन्हें पढ़ाना पसंद नहीं करता। पूरा रट्टाफिकेशन है, कंसेप्ट है ही नहीं। ये कंसेप्चुअल टॉपिक, चलो ये कंसेप्चुअल टॉपिक है। सो दो पाथवे हैं, एक ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल पाथवे और एक मैलेट एस्पार्टेट शटल पाथवे। तो ये दो पाथवे हैं जिसके जरिए जो है काम हो पाता है। देखो अब मैं आपको दोनों पाथवे एक्सप्लेन करता हूं। पहले अपन ग्लिसरॉल वाला पाथवे अपन करते हैं। अब देखो, फिर अपने बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, उसे बोल देते हैं डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो अपना NADH का इस्तेमाल करता है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे एक एंजाइम भी होता है, उसे अपन बोल देते हैं ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। इसके अंदर NADH का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है NAD में, और डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन जो है वो अपना कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में। इसके अंदर क्या होता है? ये रिएक्शन चलाते टाइम अपना NADH का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है FAD के मॉलिक्यूल, और FAD का मॉलिक्यूल आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डायरेक्टली चला जाता है। तो अपना एक तो ये पाथवे हो गया, एक तो ये पाथवे बहुत ही शानदार पाथवे जिसके जरिए अपन NADH को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देंगे। दूसरे पाथवे कौन सा होता है? दूसरे पाथवे जो है वो अपना होता है मैलेट एस्पार्टेट पाथवे। अब अपन क्या करते हैं? ऑक्जेलो एसीटेट को अपन कन्वर्ट करते हैं मैलेट। ऑक्जेलो एसीटेट को जब अपन मैलेट में कन्वर्ट करते हैं तो एक NADH का मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। अपन ऑक्जेलो एसीटेट को मैलेट में कन्वर्ट कर ले, फिर अपने माइटोकॉन्ड्रिया के इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के बीच में एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसके जरिए मैलेट डायरेक्टली अपना किसके अंदर आ जाता है? मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है। अब मैट्रिक्स के अंदर दोबारा से अपन क्या करते हैं? मैलेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोबारा से बना एक NADH का मॉलिक्यूल मिल जाता है। फिर सर आगे क्या होता है? आगे अपना क्या होता है? जो मैलेट है वो अल्फा ग्लूटारिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ पे सेम अपना जब अपन एक अल्फा ग्लूटारिक एसिड के अंदर चेंज होता है, अल्फा ग्लूटारिक एसिड अपने बॉडी के बाहर आ जाएगा। अब अल्फा ग्लूटारिक एसिड क्या करता है? अपना एस्पार्टेट को कन्वर्ट अपना करता है ग्लूटामेट, फिर ये ग्लूटामेट दोबारा से अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। ग्लूटामेट के जरिए दोबारा से अपन एस्पार्टेट बना लेते हैं। तो ये एक साइकिल जैसी रिएक्शन चल रही है, इसे बोलते हैं शटल पाथवे। ये शटल पाथवे ज्यादा इफेक्टेड है, इसे मैलेट एस्पार्टेट शटल पाथवे बोलते हैं। ये शटल पाथवे ज्यादा इफेक्टेड है क्योंकि ये डायरेक्टली NADH को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेज रहा है, और NADH डायरेक्टली अपना क्या करता है? 2.5 जो है ATP बना लेता है। ये वाला शटल पाथवे जो है ज्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि अपन यहाँ पे NADH को FADH में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक अपना FADH का मॉलिक्यूल 1.5 ATP देता है। ये हो गया शटल मैकेनिज्म। अब आप समझे शटल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है?
NADH जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डायरेक्टली नहीं जा पाता, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो है NADH के लिए इम्परमिएबल होती है, दैट इज व्हाई अपन NADH को FAD में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था, अगर आपको याद हो, जब मैं ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा रहा था तभी ये शटल पाथवे के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दी। चलो ठीक है, अब सर हमें समझ में तो आ गया सर, कंसेप्ट हमारे हो गए क्लियर, एकदम रापचिक कंसेप्ट हमारे हो गए क्रिस्टल क्लियर। मुद्दे की बात सर यूनिवर्सिटी में मैं कैसे लिखूं, मेन मुद्दा तो यही है यूनिवर्सिटी में कैसे लिखूं। अब यूनिवर्सिटी में लिखने के बाद हमेशा यू विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन, आप डेफिनेशन स्टार्ट करें कि शटल पाथवे क्यों होता है, फिर शटल पाथवे क्यों जरूरी होता है वो लिखें। अब शटल पाथवे क्या है, ये एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए अपन ट्रांसफर करते हैं रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मतलब NADH को अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं साइटोप्लाज्म से अपन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि अपना ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन चल पाए। सर ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज NADH जो है डायरेक्टली इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, और NADH बहुत जरूरी है अपने ATP के फॉर्मेशन के लिए, मैंने आपको बताया था ATP के फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो व्हाई शटल पाथवे नीडेड, शटल पाथवे क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है जिसके जरिए NADH बनता है। अब इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो है NADH के लिए इनपरमिएबल है, NADH को ले नहीं पाता इनर माइटोकॉन्ड्रिया की, इसलिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल नहीं पाती, तो अपन NADH को FAD में कन्वर्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजते हैं ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा ATP बन पाए। ठीक है, टाइप ऑफ शटल पाथवे, दो तरीके के शटल पाथवे आपके बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। एक होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल पाथवे, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के कारण अपन NADH को FAD में कन्वर्ट करते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, मसल्स में और ब्रेन में देखने को मिलता है। फिर मैलेड एस्पार्टेट पाथवे, ये लिवर में, किडनी में, हार्ट में देखने को मिलता है, इसमें अपन साइटोप्लाज्म में NADH को मैलेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैलेट से ऑक्सैलिक एसिड बनता है। पहले वाले पाथवे से 1.5 ATP मिलती है, दूसरे वाले शटल पाथवे से 2.5 ATP मिलती है। दूसरा वाला शटल पाथवे ज्यादा अपने लिए अच्छा होता है, ये आपने पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद आपको ये दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ये फ्लो चार्ट है शटल पाथवे के, ठीक है। फिर आपको शटल पाथवे एक्सप्लेन करना है, आपको ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पाथवे एक्सप्लेन करना है कि अपना डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो अपना किस में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण अपना NADH FAD में कन्वर्ट हो जाता है और FAD डायरेक्टली अंदर चला जाता है। फिर मैलेट एस्पार्टेट को आपको करना पड़ेगा, जो मैंने आपको समझाया वो एक्सप्लेन करना है कि ऑक्सैलिक एसिड को मैलेट बनाते हैं, मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैलेट दोबारा NADH दे देता है। इस तरीके से जो है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट शटल पाथवे मैकेनिज्म, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। अब अपन आते हैं अपने दूसरे टॉपिक, जो अपना दूसरा टॉपिक है वो है अपना कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे शॉर्ट नोट आ जाता है, डायरेक्टली आपको ये लिखने को आता है कि एक्सप्लेन आप करें कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब एक कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है, जो अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बढ़ाना वो ही एक्चुअली में कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए अपन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस में अपन प्रोटॉन के मॉलिक्यूल ज्यादा अपन डालते हैं, प्रोटॉन के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए इनर माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस में, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। वो प्रोटॉन ग्रेडियंट फिर एटीपीएस सिंथेस एंजाइम के कारण दोबारा से सारे प्रोटॉन इनर माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस से मैट्रिक्स में जाते हैं। एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स से एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स गोल गोल घूमता है और एटीपी बना देता है। इसे अपन बोल देते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कि किस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, किस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट से अपनी एटीपी बनेगी, वही सारी चीजें आपको लिखनी है किसी भी, जो मैं आपको बता रहा हूं। पूरी चीजें जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जुड़ी, ऑक्सीडेटिव ये जो टॉपिक है अपना पूरा, इस टॉपिक में सारी चीजें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जुड़ी हुई है। अब डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं, एक्सप्लेन द कीमो हाइपोथेसिस, ऐसा आ जाता है। ये किसने दी थी, ये इस हाइपोथेसिस को दिया था पीटर डी वाई ने 1961 में दिया था। उनने ये बताया था हाउ एटीपी सिंथेसिस, की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी कैसे बनती है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर क्या है, हाइपोथेसिस के अंदर ये है एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कारण जो एनर्जी निकलती है, उसके उस एनर्जी के कारण अपन क्या करते हैं, अपने प्रोटॉन्स को, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अपन इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज देते हैं, जिसके कारण एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। द फ्लो ऑफ प्रोटॉन, अब प्रोटॉन दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में आते हैं, किसके जरिए, एटीपी सिंथेस एंजाइम के जरिए। अब एटीपी सिंथेस एंजाइम गोल गोल घूमता है तो अपने एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है,
तो ये हाइपोथेसिस बताती है किस तरीके से एटीपी बनती है। फिर आपको लिखना है ये फ्लो चार्ट, आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट कुछ इस प्रकार से है कि NADH और FAH2 ये सारा अपना इलेक्ट्रॉन देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, अपने सारे कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 को सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन NADH देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन FADH2 देगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में जाएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स 4 में जाएंगे। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन देने के कारण क्या हुआ, इन कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी आई, ये कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी आई तो इन लोगों ने क्या करा, प्रोटॉन को पंप करा अपने मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, इनने प्रोटॉन को पंप करा, एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना। ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से दोबारा से प्रोटॉन आते हैं एटीपी सिंथेस एंजाइम के कारण एटीपी बनती है, साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पानी बना लेता है। तो ये फ्लो चार्ट लिखना है और आपको की फीचर लिखने, किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करता है। एम आई क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट, ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, अब अपना एक और टॉपिक बचा है, आज का आखिरी टॉपिक। नाउ अब अपन आज का आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो अपने आज का आखिरी टॉपिक है वो है अपना बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जो अपने चैप्टर का नाम। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता क्या है, जो अपने चैप्टर का नाम है उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। एक्सप्लेन आप करो, शॉर्ट नोट आप लिखो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के ऊपर, आप एक शॉर्ट नोट। तो बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़े, बिना इनिबिटर कपलर पढ़े, बिना शटल बाद में पढ़े आप ये टॉपिक पढ़े कैसे सकते हो, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। इसलिए ये मैं आपको अंत में पढ़ा रहा हूं। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल? बायोलॉजिकल मतलब अपने बॉडी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर चीजें हो। ठीक है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब अपन ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट को लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब है तोड़ना। अपन कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, सारे अपन न्यूट्रिएंट को तोड़ के अपन क्या बनाते हैं, NADH बनाते हैं और FADH अपन बनाते हैं। ठीक है, अब ये NADH और FADH2 ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो है, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल अपन इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसके जरिए अपनी बॉडी क्या बनाती है, अपनी बॉडी एनर्जी बनाती है। इस पूरी प्रोसेस को, कंबाइंड प्रोसेस को, किस तरीके से एक न्यूट्रिएंट आया, एक न्यूट्रिएंट को कैसे अपन ने तोड़ा और कैसे एटीपी बनाई, इस पूरी प्रोसेस को अपन बोल देते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। कि हमने बायोलॉजी के अंदर कैसे न्यूट्रिएंट को तोड़ के अपन एटीपी बनाते हैं, इस पूरी प्रोसेस को कंबाइंड मिला के अपन बोल देते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अब आप समझे इसका मतलब। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखो, मुद्दे की बात मैं करना पसंद करता हूं, ज्यादा अच्छा रहता है मुद्दे की बात करें, जो बात करें मुंह पे करें, मुद्दे की बात करें। मुद्दे की बात कैसे लिखेंगे, मुद्दे की बात यह है, पहले आपको लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन। ऑलवेज, मैं आपको बताऊं हर बार, ऑलवेज स्टार्ट विद डेफिनेशन, हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट करें। आपको ये लिखना है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो है रेफर टू प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है बाय विच एनर्जी इज रिलीज, जिसके जरिए एनर्जी रिलीज होती है। कहां से एनर्जी रिलीज होती है, अपने न्यूट्रिएंट से एनर्जी रिलीज होती है। न्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इससे एनर्जी रिलीज होती है। कैसे? थ्रू ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है, मतलब तोड़ने वाली रिएक्शन, जिसके जरिए अपने न्यूट्रिएंट, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व, ये रिएक्शन क्या क्या करती है, इस रिएक्शन के अंदर अपन न्यूट्रिएंट को तोड़ते हैं, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन का या हाइड्रोजन एटम का अपन एक सबस्ट्रेट से ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड में देखो अपन ने ये पढ़ा था, एंड में NADH और FADH2 एंड में ये मॉलिक्यूल भी टूट जाते हैं और इन मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है, ऑक्सीजन के पास जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और अपना पानी बनता है और एंड में एटीपी बनता है। इसी प्रोसेस को अपन ऑक्सीडेटिव बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसको फ्लो चार्ट के, ये डेफिनेशन आपने लिखी, याद रखना डेफिनेशन लिखने के बाद ऑलवेज कम विद ए फ्लो चार्ट। अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो एग्जामिनर को क्या लगता है कि नहीं यार बंदे को ज्यादा आता है, बंदे को टॉपिक एक्सप्लेन, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। फ्लो चार्ट क्या है, अपन ने एक न्यूट्रिएंट लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट लिया, प्रोटीन लिया, आपने वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को तोड़ लिया। किस में तोड़ लिया, आपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मतलब कि NADH और FADH2 में तोड़ लिया। फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के चक्कर ये अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाया, ATP सिंथेस एंजाइम चलाया, उसको बोल देते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए एटीपी बनना।
ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन हुआ जिसके कारण अपनी बॉडी के अंदर एटीपी तो न्यूट्रिएंट से लेकर एटीपी कैसे बन रही है इसको कंबाइन अपन बोल देते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। कंबाइन इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल। ठीक है, अब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या है, फिर आप इसके बारे में थोड़ा और थ्योरी लिखोगे। देखो थ्योरी को ना थोड़ा खींचना पड़ता है, अगर एग्जाम में ज्यादा मार्क्स चाहिए तो थोड़ा अपन को लिखना पड़ता है, थ्योरी को खींचना पड़ता है। और इनके अंदर मेरे नोट्स बहुत काम में आते हैं, इसमें थ्योरी बड़ी खींच के मेरे। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या है, ये एक फंडामेंटल मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ये एक कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन अपनी है फंडामेंटल मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ये एक प्रकार की अपनी फंडामेंटल मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके जरिए एनर्जी अपन को चाहिए रहती है अपने सेलुलर एक्टिविटी के लिए। अपन एटीपी बनाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी बनाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी बनाते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए एटीपी बनाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एटीपी बनाते हैं। मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर इंपॉर्टेंट फीचर, अब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन अगर अपन को करवाना है तो एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन होती है, कोएंजाइम बहुत जरूरी होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4 बहुत जरूरी होते हैं। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बहुत जरूरी है क्योंकि एंड में इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ही लेता है, जिसके जरिए एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम चाहिए रहते हैं, कोएंजाइम चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चाहिए और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन चाहिए जिसके कारण एटीपी बने। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में लिखना, फिर उसको इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक्सप्लेन कर। एम आई क्लियर? तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया और इस चैप्टर के बाद दो चीज होंगे, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको ईश्वर में बिलीव हो जाएगा कि नहीं यार अपन बनाए गए किसी एक ताकत के द्वारा, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑटोमेटिकली बन जाए ये मैं तो बिलीव नहीं कर सकता यार। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं बन, एक इलेक्ट्रॉन में इधर उधर हुआ होता तो आज अपन जिंदा, इतनी सारे सेल काम कर। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैंने आपको बताया, सारे मेरे नोट्स मेरे ऐप में अवेलेबल है। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म। जी हाँ, न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, हीम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे अपन, फिर मिनरल पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज पहले ही लिख के दे दूं, पहले ही बता दूं, विटामिन और मिनरल बहुत ही मुश्किल चैप्टर होंगे, रटने वाले चैप्टर होंगे, उनको सिर्फ सुनना है आपको, क्योंकि मैं भी सिर्फ थ्योरी डायरेक्टली पढ़ाऊंगा, उसमें समझने वाला कुछ नहीं होगा। आप ये मत बोलना कि सर आपने पहले के चैप्टर तो बड़े अच्छे पढ़ा है, विटामिन और मिनरल आपने बुरा पढ़ाया, चैप्टर ही बुरे हैं, मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।